Hello students of ninth class. Today I am going to teach you the total solution of NCERT question as per sequence from the NCERT book. So the first question is here: convert the following temperature to the Celsius scale. यानी कि हमें सेल्सियस स्केल में इस टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियोस में ये बताया था कि केल्विन, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तीन टेम्परेचर की अलग अलग फॉर्म हैं। इन तीनों में जब केल्विन और सेंटीग्रेड को हमें जब ड्राइव करना होता है तो पर्टिकुलरली केल्विन में से 273 कम करने पर ये हमें डिग्री सेंटीग्रेड ऑब्टेन होता है। अगर डिग्री सेंटीग्रेड में 273 ऐड कर देते हैं तो पर्टिकुलरली हमें केल्विन ऑब्टेन हो जाता है। अब फर्स्ट क्वेश्चन ये इज गिविंग हियर टू कन्वर्ट 300 केल्विन 573 केल्विन इनटू सेल्सियस स्केल। सो 300 केल्विन मीन्स 300 माइनस 273, यानी कि अभी मैंने आपको बताया था केल्विन से सेंटीग्रेड बनाने के लिए 273 को कम करते हैं तो इनमें से माइनस करने के बाद 27 डिग्री आपको ऑब्टेन होगा। और 573 केल्विन में 273 कम करने पर 300 डिग्री सेंटीग्रेड ऑब्टेन होगा। इससे ये चीज़ क्लियर होती है कि केल्विन में 273 कम करने से डिग्री सेंटीग्रेड और सेंटीग्रेड में 273 ऐड करने पर केल्विन ऑब्टेन होता है। सेम द नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द केल्विन स्केल। अब आपको यही इसी तरह बिल्कुल सेम वाइस वर्सा है कि 25 सेंटीग्रेड है, 373 डिग्री सेंटीग्रेड है। इन दोनों डिग्री सेंटीग्रेड को हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 373 जो सेंटीग्रेड है इसमें हमें 273 दोनों में ऐड करना है। इन दोनों का एडिशन करने पर 273 प्लस 25 298 केल्विन हो जाएगा। और 373 में 273 अगर हम ऐड करेंगे तो 646 केल्विन हो जाएगा। तो इन दोनों क्वेश्चंस में हमें एक बार केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड बनाना था और एक बार सेंटीग्रेड से केल्विन बनाना है। दोनों को बनाने के लिए सी प्लस 273 तो केल्विन कन्वर्ट हो जाएगा और केल्विन में से 273 कम करें तो डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। बच्चों इसके बाद हमारा टॉपिक है, मैंने आपको लास्ट वीडियोस में ये बताया था कि सब्लिमेशन क्या होता है। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम पर्टिकुलरली किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को हीट करके डायरेक्ट उसे गैस में कन्वर्ट करेंगे विदाउट चेंज इन लिक्विड। सो क्वेश्चन ऑन द बेस्ड ऑफ दिस सब्लिमेशन, naphthalene balls disappear with time without leaving any solid. And next question, we can get the smell of perfume sitting several meter away. यानी दोनों क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि नेफ्थलीन की जो बॉल होती है वो डिसअपियर क्यों हो जाती है विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल, हम कई मीटरों दूर बैठ के भी स्मेल की परफ्यूम को फील कर सकते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर सीक्वेंस से देखिए कि नेफ्थलीन इज अ वोलेटाइल सॉलिड हैज़ अ टेंडेंसी टू सबलाइम। अभी मैंने सब्लिमेशन आपको बताया था कि सब्लिमेशन ऐसा प्रोसेस है जो सॉलिड सब्सटेंस को गैस में कन्वर्ट करता है। इट चेंज इन टू द वेपर कम्प्लीटली विदाउट डिसअपियर इन टू द एयर एंड नो लेफ्ट सॉलिड इज लेफ्ट, यानी कि ये कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाता है इन एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल, हम काफ़ी दूर तक स्मेल ऑफ परफ्यूम फील करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें जो टॉपिक है वो कवर हो रहा है डिफ्यूज़न। मैंने डिफ्यूज़न बताया था कि डिफ्यूज़न ऑफ द गैसेस हमेशा गैसेस में होता है। परफ्यूम एक गैस का ही फॉर्म है क्योंकि डिफ्यूज़न के अंदर हमारा हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है। यानी कि हाई कंसनट्रेशन मीन्स जो परफ्यूम है जहाँ से हम उस परफ्यूम को ऑन करते हैं वहाँ पर हाई कंसनट्रेशन होता है और यही परफ्यूम उस लास्ट कॉर्नर ऑफ द वॉल तक पहुँचता है, उस एरिया तक जहाँ पर वो लो कंसनट्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस इज़ बिकॉज परफ्यूम कंटेन volatile solvent which carries pleasant smell vapors. They diffuse quite fast and can reach to people sitting several meter away. यानी कि वो कई दूर तक बैठे हुए, कई मीटरों दूर बैठे हुए इंसान के पास भी पहुंच जाता है। नेक्स्ट बच्चों, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स वाटर, शुगर, ऑक्सीजन। आपको ये बताना है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स होता है यानी पार्टिकल एक दूसरे के बीच में कितना अट्रैक्ट होते हैं, उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है कि वाटर में ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, शुगर में या ऑक्सीजन में। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑक्सीजन में सबसे कम होगा, वाटर में, फिर शुगर में। यानी कि ऐसा क्यों?
क्योंकि ऑक्सीजन गैसेस होता है, गैस के अंदर हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, इसलिए वो फ्लो हो जाती है, यानी कि हवा में मिक्स हो जाती है। वाटर है वो एक्चुअल में थोड़ा सा उनका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ा सा ज़्यादा है देन ऑक्सीजन, तो वाटर के अंदर अट्रैक्शन थोड़ा ज़्यादा है। अब बात आती है शुगर। शुगर एक सॉलिड क्रिस्टल्स हैं और सॉलिड में सबसे ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, क्योंकि इनके बीच में जब जैसे शुगर के लिए आता है, अगर शुगर के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ लिया जाए तो मिश्री का फॉर्मेशन हो जाए। तो मिश्री एक कॉम्बिनेशन है बहुत सारी छोटी छोटी शुगर्स का, जिसे हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के फॉर्म में अगर बोलेंगे तो शुगर सबसे ज़्यादा इंक्रीजिंग पावर रखता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर, यानी कि इन टेम्परेचर्स के कंडीशन में वाटर की क्या क्या स्टेट हो सकती है। जैसे 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इन तीनों में वाटर कैसा कैसा लगेगा। तो फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो लिक्विड रहेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो सॉलिड यानी कि बर्फ़ बन जाएगा, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो वेपर बन जाएगा। यानी कि जो 25, 0 और 100 है, इन तीनों में ये बताना था हमें कि इन तीनों टेम्परेचरों में वाटर की क्या क्या सिचुएशंस होगी। 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो लिक्विड में ही रहेगा, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि फ्रीजिंग कंडीशन आ गई तो ये सॉलिड रहेगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड इन वेपर यानी कि ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमें इस पूरे क्वेश्चन के अंदर ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गिव टू रीजन टू जस्टिफाई। गिव टू रीजन टू जस्टिफाई नंबर 1 वाटर एट रूम टेम्परेचर इज़ अ लिक्विड, यानी कि वाटर रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है, और इन आयरन जो आयरन की अलमायरा होती है जो सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। क्वेश्चन का आंसर ये कह रहा है कि वाटर इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर बिकॉज वाटर हैज फिक्स वॉल्यूम बट नॉट फिक्स, इट टेक द शेप ऑफ कंटेनर। यानी वाटर लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि वाटर का फिक्स तो वॉल्यूम होता है बट शेप फिक्स नहीं होता है। तो ये टेक प्लेस इन शेप ऑफ कंटेनर। जैसे कि मैं पानी को ग्लास में डाल दूंगा तो वो ग्लास के शेप में आ जाएगा, कंटेनर में डालूंगा तो कंटेनर के शेप में, बकेट में डालूंगा तो बकेट के शेप में, टब में डालूंगा तो टब के शेप में। तो वाटर लिक्विड इसलिए रहता है क्योंकि उसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स है लेकिन शेप फिक्स नहीं है, इस वजह से। और सेकेंडली वाटर कैन फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू द लोअर लेवल, यानी कि वाटर फ्लो भी करता है हायर लेवल से लो लेवल की तरफ। ऐसा क्यों? पानी जब आप जहाँ फैलाते हो वहाँ हाई लेवल होता है, वो धीमे धीमे बहता हुआ लोअर लेवल तक पहुँच जाता है। तो ये कंडीशन होती है कि वाटर लिक्विड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बताया आपको अलमायरा सॉलिड क्यों है, क्योंकि डेफिनेट शेप है और फिक्स वॉल्यूम है। ये सॉलिड की प्रॉपर्टी है। सॉलिड मतलब सॉलिड जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में डेफिनेट शेप और फिक्स वॉल्यूम होता है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि अलमायरा है ना वो एक आयरन सॉलिड है, और आयरन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, इसकी वजह से वो सॉलिड है, और उनका जो शेप है वो भी डेफिनेट है, उनका वॉल्यूम भी, उनकी डेंसिटी हाई होती है, और ये कंप्रेस नहीं होते हैं, इसलिए अलमायरा है वो सॉलिड है। ये एक पर्टिकुलर इसका रीज़न है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है वाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। यानी कि आइस है वो 273 केल्विन पर मोर इफेक्टिव है इन कूलिंग, यानी ठंडा करने पर, देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। तो बच्चे यहाँ पे आंसर ये कहना चाहेगा कि जो बर्फ़ होती है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ईजिली सॉलिड रहती है, तो आइस एट 273 केल्विन in more effective in cooling than water at 273 Kelvin because in ice में the molecules have lower energy as compared to the particle in the liquid water के जो particles के compare में जो हमारे आइस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लोअर एनर्जी होती है। एट द सेम टेम्परेचर इट रिक्वायर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर मेल्टिंग, इसी समय वो लेटेंट ऑफ फ्यूजन की उन्हें ज़रूरत होती है, इसलिए ice at 273 Kelvin more effective in cooling than water at the same temperature. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है what produces more several burns boiling water or steam, यानी कि steam produce more several burns, यानी कि हम लोग अगर पानी को गर्म करें और स्टीम दोनों चीज़ों में सबसे ज़्यादा हम अगर जलेंगे तो वो किस चीज़ से जलेंगे, स्टीम से या बॉइलिंग वाटर से। तो स्टीम प्रोड्यूस मोर सीवर बर्न्स एज कम्पेयर टू द बॉइलिंग वाटर, गर्म पानी से ज़्यादा खतरनाक स्टीम होती है। दिस इज़ बिकॉज इन स्टीम द मॉलिक्यूल्स हैव हायर काइनेटिक एनर्जी, उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है देन इन बॉइलिंग वाटर। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ स्टीम इज़ मोर, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो बहुत ज़्यादा है दैट ऑफ बॉइलिंग लिक्विड, देयरफॉर इट प्रोड्यूस मोर सीवर बर्न्स।
यानी इस क्वेश्चन का आंसर ये कहना चाह रहा है कि गर्म पानी और उससे निकली हुई भाप दोनों में कौन ज़्यादा खतरनाक है अपनी बॉडी के लिए। तो इसका बेसिक आंसर ये कहना चाह रहा है कि जब हम किसी भी लिक्विड को गर्म करें तो लिक्विड की जो निकली हुई वेपर है वो अगर हमारी बॉडी से लग जाती है तो हम बहुत तेज़ जलन महसूस होती है, जबकि गर्म पानी में इतना नहीं। तो ये चीज़ इसका आंसर था, क्योंकि उसकी हाई काइनेटिक एनर्जी होती है, इस वजह से प्रोड्यूस मोर सीरियल बर्न्स बॉइलिंग वाटर और स्टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस डायग्राम में आपको दिखा रहा हूँ, इस डायग्राम में सॉलिड, पर्टिकुलरली लिक्विड, फिर उसके बाद गैस, यानी सॉलिड लिक्विड गैस, इन तीनों में सॉलिड जब किसी गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो उसे ई से रिप्रेजेंट किया गया है। सॉलिड लिक्विड में जा रहा है तो ए, लिक्विड अगर गैस में जा रहा है तो बी, गैस अगर लिक्विड में आ रही है तो सी, और लिक्विड अगर सॉलिड में जा रही है तो डी। ये सारा सिस्टम यहाँ ए बी सी डी ई से रिप्रेजेंट किया गया है। आपको इसमें ये प्रोसीजर बताना है कि ये पर्टिकुलरली एक दूसरे से ए बी सी डी में किस प्रोसेस को अटेम्प्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज़, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने को हम लोग बोलते हैं फ्यूज़न, यानी कि बर्फ़ को लिक्विड में कन्वर्ट करना एक फ्यूज़न की तरह काम करता है, मेल्ट करने का काम करता है। तो ए हमारा फ्यूज़न है। उसके बाद जब हमारा कोई लिक्विड है और वो गैस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, इसका मतलब वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो बी हमारा वेपराइजेशन है। उसके बाद गैस जब सीधे लिक्विड में आ रही है, यानी कि हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए एग्जांपल है एयर कंडीशन। एयर कंडीशन में गैसेस को हम कंडेंस करके वो सीधे लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, तो इसे हम कंडेंसेशन बोलेंगे। और लिक्विड को जब हम सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि बर्फ़ जमाना, यानी कि पानी से बर्फ़ का जमना, डी को रिप्रेजेंट करेगा, इसे सॉलिडिफिकेशन बोलेंगे, फ्रीजिंग भी बोल सकते हैं। अब सॉलिड से ई, यानी कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में, अभी मैंने आपको लास्ट उसमें बताया था कि जो सब्लिमेशन प्रोसेस होता है वो सॉलिड से सीधे गैस में जाता है, तो ई हमारा यहाँ पर सब्लिमेशन होगा। उसके बाद जो गैस है वो पर्टिकुलरली सॉलिड में जा रहा है, तो यानी गैस को अगर हम फिर दोबारा सॉलिड बनाए तो उसे डी सब्लिमेशन, यानी कि सब्लिमेशन का रिवर्स प्रोसेस कहलाता है। तो हमें ए बी सी डी ई निकालने पर इसका पर्टिकुलर आंसर आपके समझ में आ गया होगा कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से डायरेक्ट सॉलिड, सॉलिड से डायरेक्ट गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, ए बी सी डी ई एंड एफ। ये पूरे के पूरे जो आपके 6 पॉइंट हैं, 6 पॉइंट में फ्यूज़न, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन, सॉलिडिफिकेशन, सब्लिमेशन और डीसब्लिमेशन, ये पूरा का पूरा पार्ट इसमें कवर होता है। और ये आपको पर्टिकुलरली डिफाइन के हिसाब से लिखनी होंगी, क्योंकि आपसे ये एक स्पेशल डेफिनेशन के फॉर्म में ही पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ फ्यूज़न, व्हाट इज़ वेपराइजेशन, व्हाट इज़ कंडेंसेशन, व्हाट इज़ सॉलिडिफिकेशन, व्हाट इज़ सब्लिमेशन, व्हाट इज़ डीसब्लिमेशन। These are the questions which are covered by this diagram. So you should make this diagram carefully in your copy, because if you able to draw this diagram carefully in your copy, then you can give all the answer of each particular question which I have asked in the class, then I will taught after opening the school. Thank you.